हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जी के 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से लगातार हम भारतीय कला एवं संस्कृति विषय में बात कर रहे हैं। कल हमने इंडो इस्लामिक वास्तुकला के पार्ट 1 के बारे में पढ़ा था, यानी कि पहला वीडियो था, और यह इंडो इस्लामिक वास्तुकला से जुड़ा हुआ हमारा दूसरा पार्ट है। तो इस वीडियो में दोस्तों आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो आज का हमारा टॉपिक है इंडो इस्लामिक वास्तुकला पार्ट 2। सबसे पहले बात करते हैं अलाई दरवाजा की। इमेज आप देख सकते हैं अलाई दरवाजा को। 1310 से 1311 में निर्मित यह इमारत इस्लामिक वास्तुकला के सिद्धांतों पर बनी पहली इमारत है। इसमें सेल्जुक कला की विशेषताएं भी मिलती है। दोस्तों याद रखना, 1310 से 1311 में निर्मित यह इमारत इस्लामिक वास्तुकला के सिद्धांतों पर बनी पहली इमारत है। यहां से क्वेश्चन निकल सकता है कि इस्लामिक वास्तुकला के सिद्धांतों पर बनी पहली इमारत का नाम क्या है। तो हमारा आंसर होना चाहिए अलाई दरवाजा। और अलाई दरवाजा में सेल्जुक कला की विशेषताएं भी मिलती है और बेहद सघन अलंकरण, संगमरमर की बारीक काम वाली जालियां, खिड़कियों पर आले, घोड़े की नाल जैसी मेहराब, कमल कली जैसा अलंकरण इसकी विशेषताएं है। क्या अलाई दरवाजा की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है? देखिए, बेहद सघन अलंकरण, संगमरमर की बारीक काम वाली जालियां, खिड़कियों पर आले, घोड़े की नाल जैसी मेहराब, कमल कली जैसा अलंकरण, यह अलाई दरवाजा की प्रमुख विशेषताएं हैं। और ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए तो कि निम्न में से कौन सी इमारत इस्लामिक वास्तुकला के सिद्धांतों पर बनी पहली इमारत है, तो हमारा आंसर क्या होगा? हमने किसके बारे में बात की? अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा यह इमारत इस्लामिक वास्तुकला के सिद्धांतों पर बनी पहली इमारत है। सही आंसर है ऑप्शन सी, अलाई दरवाजा। पहली बार वास्तविक गुंबद का स्वरूप अलाई दरवाजा में ही दिखाई देता है। अलाई दरवाजे को एक बार फिर से देखिए कि अलाई दरवाजा में वास्तविक गुंबद का स्वरूप पहली बार दिखाई दिया है, यानी कि सबसे पहले अच्छी तरह का गुंबद यहाँ अलाई दरवाजा में बनवाया गया। तो इसीलिए लिखा है कि पहली बार वास्तविक गुंबद का स्वरूप अलाई दरवाजा में ही दिखाई देता है। और निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर बने जमात खाना मस्जिद तथा मुबारक शाह खिलजी द्वारा बयाना में बनवाई गई उखा मस्जिद भी खिलजी वास्तुकला के उदाहरण है। एक और क्वेश्चन बन सकता है कि खिलजी वास्तुकला के उदाहरण बताइए, और ऑप्शन में उखा मस्जिद और जमात खाना मस्जिद का जिक्र किया गया हो तो यह आंसर हमारा बनेगा। एक बार फिर से पढ़ लीजिए कि पहली बार वास्तविक गुंबद का स्वरूप अलाई दरवाजा में ही दिखाई देता है। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर बनी जमात खाना मस्जिद तथा मुबारक शाह खिलजी द्वारा बयाना में बनवाई गई उखा मस्जिद भी खिलजी वास्तुकला के अच्छे उदाहरण है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि पहली बार वास्तविक गुंबद का स्वरूप कहां दिखाई देता है? विथ इमेज मैंने आपको बताया, आपने याद रख लिया है। अच्छा, पहली बार वास्तविक गुंबद का स्वरूप कहां दिखाई देता है? अलाई दरवाजा में। सही आंसर है ऑप्शन सी। और अब तुगलक वास्तुकला की बात करें तो भवन निर्माण में इस्लामिक सादगीयता, मोटी व ढलवा दीवारें, छज्जे का अत्यधिक इस्तेमाल, अष्टभुज आधार पर संगमरमर के सफेद गुंबद तथा मस्जिदों का क्रॉस आधार जैसी विशेषताएं तुगलक काल में देखी जा सकती है। तुगलक काल में जो भी महत्वपूर्ण इमारतें बनी है इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। एक बार फिर से देखो कि भवन निर्माण में इस्लामिक सादगीयता, मोटी व ढलवा दीवारें, छज्जे का अत्यधिक इस्तेमाल, अष्टभुज आधार पर संगमरमर के सफेद गुंबद तथा मस्जिदों का क्रॉस आधार जैसी विशेषताएं तुगलक काल में देखी जा सकती है। इमेज आप देख सकते हैं, यह ऊपर क्या है? मस्जिदों का क्रॉस आधार पर। दोस्तों यहाँ जो ऊपर है वो है संगमरमर के सफेद गुंबद। क्या? यह संगमरमर के सफेद गुंबद, यह भी तुगलक काल की प्रमुख विशेषता है। और फिरोज शाह तुगलक ने सल्तनत काल में वास्तुकला की उन्नति में विशेष योगदान करते हुए वास्तुकला के विभाग की स्थापना की। और वास्तुकला के विभाग का नाम क्या रखा गया? दीवान ए
इमरतिया, क्या दीवान ए इमरतिया यह वास्तुकला के विभाग का नाम रखा गया। यानी कि यह वास्तुकला के विभाग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो हमें याद रख लेना चाहिए कि वास्तुकला के विभाग का नाम क्या रखा गया था, दीवान ए इमरतिया। और यह वास्तुकला विभाग की स्थापना किसने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने। एक बार फिर से देखो, इमेज आप देख सकते हैं फिरोज शाह तुगलक को। फिरोज शाह तुगलक ने सल्तनत काल में वास्तुकला की उन्नति में विशेष योगदान करते हुए वास्तुकला के विभाग की स्थापना की। दीवान ए इमरतिया इसका नाम रखा गया। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए वास्तुकला के विभाग दीवान ए इमरतिया की स्थापना किसने की थी। हमने किसका जिक्र किया, फिरोज शाह तुगलक का। वेरी नाइस। यह दीवान ए इमरतिया की स्थापना किसने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने। सही आंसर है ऑप्शन सी। और तुगलकाबाद किले की बात करें, इमेज में आप देख सकते हैं यह है तुगलकाबाद का किला, जिसकी दीवारें मोटी है और अनगढ़ पत्थरों से यह बनाई गई है। तो गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल है 1321 से लेकर 1325 तक। गयासुद्दीन तुगलक ने किलेबंदी वाले तुगलकाबाद नगर का निर्माण करवाया, जिसमें 52 द्वार थे। क्या यह तुगलकाबाद नगर का निर्माण करवाया जिसमें 52 द्वार थे, और यह दिल्ली का तीसरा नगर था। इस किले की नींव और दीवारें बहुत मोटी है और अनगढ़ पत्थरों से बनी है। क्या इस किले की नींव और दीवारें बहुत मोटी है और अनगढ़ पत्थरों से बनी है। एक बार फिर से देखो, तुगलकाबाद का किला, गयासुद्दीन तुगलक ने किलेबंदी वाले तुगलकाबाद नगर का निर्माण करवाया, जिसमें 52 द्वार थे और यह दिल्ली का तीसरा नगर था। इस किले की नींव और दीवारें बहुत मोटी है और अनगढ़ पत्थरों से बनी है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तुगलकाबाद नगर का निर्माण किसने करवाया, तो हमने किसका जिक्र किया, गयासुद्दीन तुगलक का जिक्र किया। सही आंसर है ऑप्शन सी, गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद नगर का निर्माण करवाया। और जहांपनाह नगर की बात करें तो मोहम्मद तुगलक ने इसकी स्थापना राय पिथौरा एवं सीरी को मिलाकर की। क्या मोहम्मद तुगलक ने यह जहांपनाह नगर की स्थापना राय पिथौरा एवं सीरी को मिलाकर की, और इस नगर के अवशेषों में सिंचाई की सुविधा के लिए सतपुला, सेना की गतिविधियों को देखने के लिए विजय मंडल इमारत प्रमुख है। क्या दोस्तों, यह जो जहांपनाह नगर बसाया गया है तो इसकी स्थापना राय पिथौरा एवं सीरी को मिलाकर किसने की है, मोहम्मद तुगलक ने। और इस नगर के अवशेषों में सिंचाई की सुविधा के लिए सतपुला, सेना की गतिविधियों को देखने के लिए विजय मंडल इमारत प्रमुख है। इमेज में आप देख सकते हैं। चलिए बताइए कि जहांपनाह नगर की स्थापना किसने की थी, जहांपनाह नगर की स्थापना किसने की थी, मोहम्मद तुगलक ने। सही आंसर है ऑप्शन ए। और गयासुद्दीन का मकबरा, इमेज में आप देख सकते हैं, उनकी बात करें तो तुगलकाबाद किले के मुख्य प्रवेश द्वार पर अनियमित पंचभुज आकार वाला यह मकबरा लाल बलुआ पत्थरों से बना है। क्या यह लाल बलुआ पत्थरों से बना है, जिसे संगमरमर द्वारा उभारा गया है। ऊपर दोस्तों यह गुंबद है वो संगमरमर का है। हम किसकी बात कर रहे हैं, गयासुद्दीन के मकबरे की। तो तुगलकाबाद किले के मुख्य प्रवेश द्वार पर अनियमित पंचभुज आकार वाला यह मकबरा लाल बलुआ पत्थरों से बना है, जिसे संगमरमर द्वारा उभारा गया है, और मूल रूप से यह एक कृत्रिम जलाशय में खड़ा था और एक पक्के नदी पथ द्वारा तुगलकाबाद से जुड़ा था। क्या यह गयासुद्दीन का मकबरा मूल रूप से एक कृत्रिम जलाशय में खड़ा था और एक पक्के नदी पथ द्वारा तुगलकाबाद से जुड़ा था। चलिए आंसर बताइए कि निम्न में से कौन सा मकबरा मूल रूप से एक कृत्रिम जलाशय में खड़ा था। तो हमने किसका जिक्र किया, गयासुद्दीन का मकबरा, जो मूल रूप से एक कृत्रिम जलाशय में खड़ा था। सही आंसर है ऑप्शन बी, गयासुद्दीन का मकबरा। क्या गयासुद्दीन का मकबरा। आगे बात करें तो कोटला फिरोज शाह, यमुना से सटा फिरोजाबाद फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित दिल्ली का 5वां नगर है। क्या यमुना से सटा हुआ फिरोजाबाद फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित दिल्ली का 5वां नगर है। इसे कोटला फिरोज शाह भी कहते हैं। इमेज में आप देख सकते हैं, कोटला फिरोज शाह भी इसे कहते हैं। एक बार फिर से पढ़ो, यमुना से सटा फिरोजाबाद फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित दिल्ली का 5वां नगर, इसे कोटला फिरोज शाह भी कहते हैं।
इसमें महल, स्तंभ लगा हॉल, मस्जिद, टावर और बावड़ी के साथ साथ जामा मस्जिद और मौर्य सम्राट अशोक की लाट है। कुश्क ए शिकार महल के सामने अशोक का दूसरा स्तंभ गड़ा है और यह शिकार गाह था। एक बार फिर से पढ़ो, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम कोटला फिरोज शाह शहर नगर की बात कर रहे हैं और यह दिल्ली का 5वां नगर है और इसमें महल, स्तंभ लगा हॉल, मस्जिद, टावर और बावड़ी के साथ साथ जामा मस्जिद और मौर्य सम्राट अशोक की लाट है। कुश्क ए शिकार महल के सामने अशोक का दूसरा स्तंभ गड़ा है और यह शिकार गाह था। और इसके अलावा इस युग में दिल्ली में फिरोज शाह का मकबरा, दरगाह हजरत रोशन चिराग, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह, अमीर खुसरो का मकबरा, कबीरुद्दीन का मकबरा या लाल गुंबद, जिसे दोस्तों रकाब वाला भी कहते हैं, तो लाल गुंबद, चिड़ियाघर आदि इमारतें बनी है। एक बार फिर से देखो कि इस युग में कौन कौन सी महत्वपूर्ण इमारतें बनी है। तो इस युग में दिल्ली में फिरोज शाह का मकबरा, दरगाह हजरत रोशन चिराग, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह, अमीर खुसरो का मकबरा, कबीरुद्दीन का मकबरा और लाल गुंबद, चिड़ियाघर आदि इमारतें बनी। और फिरोज शाह तुगलक के वजीर खान ए जहां तेलंगानी का उसके पुत्र द्वारा बनवाया गया अष्टकोणीय मकबरा भी बहुत प्रसिद्ध है। क्या? फिरोज शाह तुगलक के वजीर खान ए जहां तेलंगानी का उसके पुत्र द्वारा बनवाया गया अष्टकोणीय मकबरा भी बहुत प्रसिद्ध है। कुछ मस्जिदें जैसा कि खिड़की मस्जिद, काली मस्जिद, बेगमपुरी मस्जिद, कला मस्जिद, संचार मस्जिद तथा फिरोज शाह के बेटे फतेह खां का मकबरा बनवाया गया। एक बार फिर से देखो कि फिरोज शाह तुगलक के वजीर खान ए जहां तेलंगानी का उसके पुत्र द्वारा बनवाया गया अष्टकोणीय मकबरा भी बहुत प्रसिद्ध है। कुछ मस्जिदें भी प्रसिद्ध है जैसा कि खिड़की मस्जिद, काली मस्जिद, बेगमपुरी मस्जिद, कला मस्जिद, संचार मस्जिद तथा फिरोज शाह के बेटे फतेह खां का मकबरा बनवाया गया था। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि फिरोज शाह तुगलक के वजीर का नाम क्या था? फिरोज शाह तुगलक के वजीर का नाम क्या था? खान ए जहां तेलंगानी फिरोज शाह तुगलक के वजीर का नाम था। ओके, आगे बात करें तो सैयद और लोधी कालीन वास्तुकला की अब बात करते हैं। क्या? अब हम सैयद एवं लोधी कालीन वास्तुकला की बात कर रहे हैं। तो इस दौर में शुरू हुए विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति ने स्थापत्य को भी बादशाहों के अलावा अमीरों की ड्योढ़ी तक पहुंचाया और सैयदों के काल में खिजर खां ने दिल्ली में खिजराबाद एवं मुबारक शाह ने मुबारकाबाद का निर्माण करवाया। क्या दोस्तों? यह सैयद और लोधी कालीन वास्तुकला में तो इस दौर में शुरू हुए विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति ने स्थापत्यों को भी बादशाहों के अलावा अमीरों की ड्योढ़ी तक पहुंचाया। सैयदों के काल में खिजर खां ने दिल्ली में खिजराबाद एवं मुबारक शाह ने मुबारकाबाद का निर्माण करवाया। चलिए आंसर बताइए। दिल्ली में खिजराबाद का निर्माण किसने करवाया? दिल्ली में खिजराबाद का निर्माण करवाया खिजर खां ने। और दिल्ली में मुबारकाबाद का निर्माण किसने करवाया? मुबारक शाह ने। लेकिन इस क्वेश्चन में सही आंसर है खिजर खां। और इस दौर में अमीरों द्वारा निर्मित इमारत चतुर्भुजी और शासक द्वारा निर्मित इमारत अष्टभुजी है। क्या? इस दौर में अमीरों द्वारा निर्मित इमारत चतुर्भुजी और शासक द्वारा निर्मित इमारत अष्टभुजी है। लोधी काल में विशाल गुंबद का निर्माण, संगमरमर टाइल्स का इस्तेमाल तथा छज्जे का इमारत में पूर्ण अभाव जैसी प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। दोस्तों, विभिन्न शासक के शासनकाल में जो भी महत्वपूर्ण इमारतें बनी है इसमें कुछ बदलाव आया है, जैसा कि लोधी काल में विशाल गुंबद का निर्माण, संगमरमर टाइल्स का इस्तेमाल तथा छज्जे का इमारत में पूर्ण अभाव जैसी प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। और लोधी काल की इमारतों में 4 भाग पैटर्न की शुरुआत के साथ साथ 72 अनुपात और उच्च गुणवत्ता वाले सामान का प्रयोग देखा जा सकता है। किसके शासनकाल में? लोधी शासनकाल की इमारतों में 4 भाग पैटर्न की शुरुआत के साथ साथ 72 अनुपात और उच्च गुणवत्ता वाले सामान का प्रयोग देखा जा सकता है। और सिकंदर लोधी के मकबरे की बात करें, इमेज में आप देख सकते हैं सिकंदर लोधी का मकबरा। तो इब्राहिम लोधी ने इसे 1517 में बनवाया। क्या? सिकंदर लोधी का मकबरा किसने बनवाया? ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो हमारा आंसर होना चाहिए इब्राहिम लोधी ने सिकंदर लोधी का मकबरा बनवाया। कब बनवाया? 1517 में।
और यह अष्टकोणीय मकबरा एक वर्गाकार ऊंची चार दीवारी के प्रांगण में स्थित है। क्या दोस्तों, यह चार दीवारी के प्रांगण में स्थित है। और दोस्तों यहाँ देख सकते हैं बहुत ही अच्छा यह मकबरा जो आप देख रहे हैं वो सिकंदर लोदी का मकबरा है। बनवाया है इब्राहिम लोदी ने। कब बनवाया है? 1517 में। और यह अष्टकोणीय मकबरा है। क्या? यह अष्टकोणीय मकबरा है और एक वर्गाकार ऊंची चार दीवारी के प्रांगण में स्थित है जिसके चारों किनारों पर बुर्ज बने हैं। क्या? यह चारों किनारों पर बुर्ज बने हैं। चलिए आंसर बताइए कि सिकंदर लोदी का मकबरा किसने बनवाया था? सिकंदर लोदी का मकबरा किसने बनवाया था? इब्राहिम लोदी ने सिकंदर लोदी का मकबरा बनवाया। सही आंसर है ऑप्शन डी। और यहां पर भी मैंने आपको बताया सिकंदर लोदी का मकबरा किसने बनवाया था? इब्राहिम लोदी ने बनवाया। आगे बात करें तो मोठ की मस्जिद, इमेज में आप देख सकते हैं यह लोदी काल की सबसे उत्कृष्ट इमारत है। क्या? यह मोठ की मस्जिद लोदी काल की सबसे उत्कृष्ट इमारत है जिसे 1505 में सिकंदर लोदी के वीर मियां भूया ने बनवाया। क्या? यह सिकंदर लोदी के वीर मियां भूया ने यह मेठ की मस्जिद का निर्माण करवाया। और यह चतुर्भुजी इमारत है जिसमें 5 नमाज के प्रतीक 5 मेहराब है और यहां मेहराब निर्माण की कला पूर्णता के साथ है। एक बार फिर से पढ़ो कि यह मोठ की मस्जिद, इमेज में देख लो, यह लोदी काल की सबसे उत्कृष्ट इमारत है जिसे 1505 में सिकंदर लोदी के वीर मियां भूया ने बनवाया। यह चतुर्भुजी इमारत है जिसमें 5 नमाज के प्रतीक यानी कि 5 मेहराब है और यहां मेहराब निर्माण की कला पूर्णता के साथ है। और मोठ की मस्जिद के निर्माण में हुए प्रयोग ने आगे मुगलों को भी बहुत प्रभावित किया है। क्या? यह मोठ की मस्जिद के निर्माण में हुए प्रयोग ने आगे मुगलों को भी बहुत प्रभावित किया। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि लोदी काल की सबसे उत्कृष्ट इमारत कौन सी है? लोदी काल की सबसे उत्कृष्ट इमारत कौन सी है? तो आपका ध्यान कहां? ऑप्शन डी पर था। वेरी नाइस। मोठ की मस्जिद लोदी काल की सबसे उत्कृष्ट इमारत है। क्या? मोठ की मस्जिद। सही आंसर ऑप्शन डी। और यहां दोस्तों इंडो इस्लामिक वास्तुकला के बाद अब विजयनगर स्थापत्य की भी बात हम शॉर्ट में कर लेते हैं और विजयनगर साम्राज्य की बात आई है। तो दोस्तों हमारी GK 2020 चैनल पर विजयनगर साम्राज्य से जुड़ा हुआ एक अलग से वीडियो अवेलेबल है, आपकी जरूरत के लिहाज से देख सकते हैं। लेकिन यहाँ हम विजयनगर साम्राज्य के स्थापत्य की बात कर रहे हैं। विजयनगर काल है 1336 से लेकर 1565 तक और विजयनगर काल के स्थापत्य पर चालुक्य, चोल, पांड्य और होयसलों का प्रभाव दिखता है। विजयनगर का एक और भी प्राचीन नाम है। क्या? हम्पी। तो विजयनगर तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा है। यहां से 2 क्वेश्चन निकल सकते हैं। एक तो विजयनगर का प्राचीन नाम क्या है? हम्पी। विजयनगर किस नदी के किनारे पर बसा था? तुंगभद्रा नदी के किनारे पर। चलिए बताइए विजयनगर यानी कि हम्पी किस नदी के किनारे बसा है? इमेज आप देख सकते हैं यह विजयनगर यानी कि हम्पी किस नदी के किनारे पर? तुंगभद्रा नदी के किनारे पर बसा है यह हम्पी। और मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि हमारी जो करेंसी नोट है तो कौन से मूल्य वाली करेंसी नोट में यह हम्पी का चित्र दिया गया है? जरा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और विजयनगर दौर में जो भी मंदिर बनवाए गए वे सब द्रविड़ वास्तुकला शैली के अंतर्गत है। क्या? विजयनगर दौर में जो भी मंदिर बनवाए गए वे सब द्रविड़ वास्तुकला शैली के अंतर्गत है। और यह विजयनगर स्थापत्यों की कुछ प्रमुख विशेषताएं थी, जैसा कि स्तंभों का अत्यधिक इस्तेमाल, एकाश्म पत्थर से निर्मित विस्तृत, अलंकृत और सज्जापूर्ण स्तंभ विजयनगर शैली की अपनी विशेषता है और इसे बोधी गई कहते हैं। एक बार फिर से पढ़ो कि विजयनगर दौर में जो भी मंदिर बनवाए गए वे सब द्रविड़ वास्तुकला शैली के अंतर्गत है। स्तंभों का अत्यधिक इस्तेमाल, एकाश्म पत्थर से निर्मित विस्तृत, अलंकृत और सज्जापूर्ण स्तंभ विजयनगर शैली की अपनी विशेषता है, इसे बोधी गई कहते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि विजयनगर के मंदिर किस वास्तुकला शैली में बने हैं? तो यह विजयनगर के मंदिर द्रविड़ वास्तुकला शैली में बने हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए। और विजयनगर दौर में एक नवीन मंडप का चलन आया
जिसे कल्याण मंडप कहा गया। क्या? यह विजयनगर दौर में एक नवीन मंडप का चलन आया जिसे कल्याण मंडप कहा गया और यहाँ मुख्य मंदिरों के साथ साथ सहायक मंदिरों की श्रृंखला को जोड़ा गया जिसे अम्मन शीरीन कहा गया। क्या? यह मुख्य मंदिर के साथ साथ सहायक मंदिरों की श्रृंखला को भी जोड़ा गया जिसे अम्मन शीरीन कहा गया। और विजयनगर के विजय विठ्ठल मंदिर में इस्तेमाल हुए स्तंभ संगीत का गुण रखते थे, इसीलिए इन्हें संगीतात्मक स्तंभ यानी कि म्यूजिकल पिलर्स भी कहा गया है। क्या? यहाँ विजयनगर के जो विजय विठ्ठल मंदिर में इस्तेमाल हुए स्तंभ संगीत का गुण रखते थे। क्या? संगीत का गुण रखते थे और इसीलिए इन्हें संगीतात्मक स्तंभ यानी कि म्यूजिकल पिलर्स भी कहा गया है। और यहाँ पिलर्स में दोस्तों आप यही यदि कोई भी चीज यहाँ ठोकेंगे तो यहाँ आपको म्यूजिक सुनाई पड़ेगा। और विजयनगर काल में मंदिरों में मूर्ति प्रतिष्ठापन में शासकों और उनकी पत्नियों की मूर्ति लगाई जाने लगी। एक बार फिर से पढ़ो कि विजयनगर के विजय विठ्ठल मंदिर में इस्तेमाल हुए स्तंभ संगीत का गुण रखते थे, इसीलिए इन्हें संगीतात्मक स्तंभ यानी कि म्यूजिकल पिलर्स भी कहा गया। और विजयनगर काल में मंदिरों में मूर्ति प्रतिष्ठापन में शासकों और उनकी पत्नियों की मूर्ति भी लगाई जाने लगी। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि संगीतात्मक स्तंभ यानी कि म्यूजिकल पिलर्स का इस्तेमाल किस दौर में शुरू हुआ था? किस दौर में? विजयनगर काल में यह म्यूजिकल पिलर्स का इस्तेमाल शुरू हुआ। सही आंसर है ऑप्शन ए। और विजयनगर काल में सरोवरों के साथ बनाए गए इन मंदिरों में विठ्ठलनाथ मंदिर, हजाराराम मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, रघुनाथ मंदिर, नरसिम्हा मंदिर, सुग्रीव गुफा, विठाला मंदिर, कृष्ण मंदिर तथा महानवमी डिब्बा प्रमुख है। दोस्तों हमें याद रख लेना चाहिए कि विजयनगर काल में कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थापत्य यानी कि इमारतें बनी। तो सरोवरों के साथ बनाए गए इन मंदिरों में विठ्ठलनाथ मंदिर, हजाराराम मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, रघुनाथ मंदिर, नरसिम्हा मंदिर, सुग्रीव गुफा, विठाला मंदिर, कृष्ण मंदिर तथा महानवमी डिब्बा प्रमुख है। और विजयनगर शासकों के दौर में विजयनगर, विद्यानगर, नगलापुरम, बेल्लोर जैसे नगरों की स्थापना हुई और इनमें विजयनगर यानी कि उर्फ हम्पी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों याद रखना विजयनगर उर्फ हम्पी इसमें सबसे महत्वपूर्ण था। यहाँ वीडियो को खत्म करते हैं और यहाँ इंडो इस्लामिक वास्तुकला से जुड़े हुए दूसरे पार्ट में जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो मैंने आपके सामने रखे। आपने इस वीडियो में लास्ट तक देखा और आपको सभी बातें अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।